बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह डिस्कवरीज़ का एक चैनल चल चुका था कि जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, इसी तरह चार्ज टू मास रेशो का भी पता लगा लिया इलेक्ट्रॉन का, इसी तरह चार्ज मिलिकन ने बता दिया इलेक्ट्रॉन का, और फिर मास भी फाइंड आउट किया गया और हमें ये पता चल गया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में होते हैं। और ये भी प्रिडिक्ट जे थॉमसन ने कर लिया था कि अगर नेगेटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव पार्टिकल एटम में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पॉजिटिव रेज भी होंगी एटम में, और पॉजिटिव रेज की प्रेडिक्शन कर चुके थे रदरफोर्ड भी, जो उनके स्टूडेंट थे, जे थॉमसन ने खुद भी, और बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट जो उस वक्त काम कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पे, उनको पॉजिटिव रेज के बारे में प्रेडिक्शन थी, पता था, लेकिन उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, उसकी डिस्कवरी नहीं कर सकते थे। तो जिस खुश नसीब के हिस्से में आया गोल्डस्टीन, जो कि रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स में से था, और उसने 1886 में पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी की। लेकिन याद रखिएगा, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव रेज में प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा। पॉजिटिव रेज के एक ख़ास पार्ट को, एक पर्टिकुलर पॉजिटिव रे को हम प्रोटॉन कहते हैं, ना कि हर पॉजिटिव रे को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो पॉजिटिव रेज तो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर की, लेकिन प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया, और प्रोटॉन को डिस्कवर भी रदरफोर्ड ने किया। तो थोड़ा बहुत मैं पॉजिटिव रेज की हिस्ट्री में भी जाऊँ तो बुरा नहीं होगा। पॉजिटिव रेज को एक वक्त में एनोड रेज कहते थे, पॉजिटिव रेज भी कहते थे, इसी तरह कैनाल रेज भी कहते थे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते थे। एनोड रेज क्यों कहते थे कि वो सोचते थे, आजकल इसे एनोड रेज नहीं कहा जाता, क्योंकि ये एनोड से नहीं निकलती, ये रेज कहाँ से निकलती हैं। हम जब इसकी वर्किंग करेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि एनोड रेज, ये जो रेज हैं जिसको हम पॉजिटिव रेज कह रहे हैं, ये एनोड से नहीं बल्कि उस गैस से निकलती हैं जो इस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ होती हैं। तो ये नाम ख़त्म हो जाएगा एनोड रेज का। पॉजिटिव रेज चूँकि चार्ज ही पॉजिटिव होगा उस पर, तो एक्सेप्टेबल है। कैनाल रेज क्यों कहेंगे, ये भी वर्किंग के दौरान। और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ इसलिए कि रदरफोर्ड ये सोचता था कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जितना करैक्टर है इसका, चार्ज जितना है, जो चार्ज जो है वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन जैसा है और अपोजिट है इलेक्ट्रॉन के। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का नाम रदरफोर्ड ने स्टार्टिंग में दिया, बाद में उसे प्रोटॉन का नाम दिया। 1920 में आप इस एक्सपेरिमेंट का गैप देखें, 1886 में पॉजिटिव रेज और ऑलमोस्ट 1917 या 1920 में इसको प्रोटॉन का नाम दिया जाता है। तो काफ़ी गैप्स के बाद इन एक्सपेरिमेंट्स को किया जाता है, और बहुत ज़्यादा एक साइंटिस्ट का ये काम नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट आपस में मिल के और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद जाके कहीं कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं। तो बहुत बड़ी एफर्ट है साइंटिस्ट की एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में। एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है आजकल, आप लोग इसे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे याद रख रहे होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 और इसी तरह हीलियम वगैरह का 2। तो ये एटॉमिक नंबर जो हम कह रहे होते हैं, ये प्रोटॉन नंबर को ही कह रहे होते हैं। तो और AMU का, चूँकि एक प्रोटॉन जो है वो 1 AMU है, तो AMU की यूनिट प्रोटॉन के लिए ही यूज़ की गई, जो 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन के बराबर है। ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा था। तो AMU की यूनिट आपको पता हो कि वो एक प्रोटॉन के ही बराबर है। स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के कैसे हुआ ये पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी। ये तो वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किया गया, लेकिन पॉजिटिव रे के बारे में इवन 1815 में ऑलमोस्ट एक साइंटिस्ट थे, जो मेरी बुक में लिखा गया, लिटन जॉफरी। कहते हैं कि हर बुक में नहीं लिखा होता ये, लेकिन मेरी बुक में लिखा हुआ है, और ये बुक आपको इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। विलियम प्राउट है जिसने सजेस्ट किया था 1815 में कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये हाइड्रोजन के बने होते हैं, यानी हाइड्रोजन एटम के बने होते हैं। तो हाइड्रोजन एटम फंडामेंटल पार्टिकल है सारे मैटर का। उस वक्त उसने प्रिडिक्ट किया था जब इवन इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, और 1886 में आके गोल्डस्टीन इसे क्या करते हैं, फिर डिस्कवर करते हैं इस पॉजिटिव रेज को। लेकिन फिर भी उसको ये नहीं पता था कि पॉजिटिव रेज का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव रेज फर्दर किस चीज़ों के बने हैं। तो अगर आप देखें कि पॉजिटिव रेज, अगर मैं सपोज हीलियम की बात करता हूँ, तो हीलियम के पॉजिटिव रेज में 2 प्रोटॉन हैं। इसका मतलब पॉजिटिव रेज का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है। और वो प्रोटॉन असल में क्या है, अगर हम देखें जनरल सेंस में कि आप हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो एक प्रोटॉन रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वो हाइड्रोजन एटम जो प्राउट ने कहा था 1815 में, वो सही प्रेडिक्ट कर रहा था कि एटम में जो एक पार्ट है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, और उसको उसने हाइड्रोजन का नाम कहा। तो वो कुछ वर्डिंग में ऐसा कहता है, सजेस्टेड दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच ही रेफर्ड टू एज
प्रोटाइल्स, और उसने उसको नाम भी प्रोटाइल का दिया। तो ये आपके साथ जनरल हिस्ट्री शेयर कर रहा था कि 1815 में कैसे साइंटिस्ट काम कर रहे थे और कैसे प्रेडिक्शंस कर रहे थे और कहाँ तक की सोच थी। तो जितना हम ज़्यादा हिस्ट्री में जाएंगे उतना आसानी से हम समझ सकेंगे कि कैसे साइंटिस्ट इस पैटर्न पे आते गए। कोई एक दिन की गेम नहीं है कि आपके सामने हमने डायग्राम रख दी और आप सोच लिए कि बस इसने तो एक सेकंड में ही इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर दिया होगा इस साइंटिस्ट ने और हमें प्रोटॉन की डिस्कवरी मिल गई होगी। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करूंगा जो जे थॉमसन का, ऑलमोस्ट ये सारी जो डायग्राम आपको दिख रही है ये वही ऑपरेटर्स है जो जे थॉमसन का है, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और डिफरेंसेस में अगर आप देखें तो परफोरेटेड कैथोड है, ये जो कैथोड है उसके केस में, इस केस में पोर्स बने हुए हैं, होल्स क्रिएट किए हुए कैथोड में, ताकि अगर कोई पॉजिटिव रेज हों और वो कैथोड की तरफ आ रही हों, क्योंकि कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है और हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें होल्स क्रिएट कर दिए जाएं तो उन्हें ग्लो अपेयर हुआ। यहाँ ये रेड ग्लो भी आपको दिख रहा है, तो प्रोटॉन के केस में आपको रेड ग्लो अपेयर होगा। तो एक इंस्ट्रूमेंटेशन में एक जो डिफरेंस है परफोरेटेड कैथोड है, दूसरा प्रेशर है। उस केस में जे थॉमसन के केस में प्रेशर उन्होंने बहुत कम कर दिया था, ऑलमोस्ट 10⁻³ टॉर कर दिया था। यहाँ प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ा दिया है, और प्रेशर क्यों बढ़ा दिया है कि जाहिर बात है वो जो गैसेज हैं जो यहाँ सेंटर में यूज़ होंगी उन्हीं से असल में ये पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि जब ये यहाँ से एनोड यानी ये जो कैथोड रेज आएंगी, कैथोड रेज आके जब इन गैसेस को स्ट्राइक करेंगी और वो स्ट्राइक करके इनसे क्या निकलवाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूवमेंट करने लग जाएंगे, एनोड की तरफ, और यहाँ जो गैसेस मौजूद होंगे उनके जो पॉजिटिव पार्टिकल्स, उनसे जो पॉजिटिव आइंस बनेंगे वो मूवमेंट करेंगे कैथोड की तरफ। तो आपको इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है वो पुराना पैटर्न जब जब गोल्डस्टीन सोच रहा था कि एनोड से कोई रेज आएंगी, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया एनोड। लेकिन रियलिटी में एनोड से कोई रेज आती वाती नहीं है, बल्कि कैथोड की रेज जाके स्ट्राइक करती हैं, और वही रेज एटम को जब स्ट्राइक करती हैं उसको आइंस में बदल देती हैं, और उसके खुद के इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज तो मूवमेंट करते हैं एनोड की तरफ, और वो ग्लो प्रोड्यूस करते हैं एनोड के पीछे बैकग्राउंड में। और यहाँ जो आइंस होते हैं पॉजिटिव बने हुए कैथोड रेज की वजह से, वो आइंस जाहिर बात है अपने चार्ज की वजह से कैथोड की तरफ मूवमेंट करेंगे, और कैथोड परफोरेटेड है और ये मूवमेंट करता हुआ यहाँ रेड ग्लो अपेयर होगा। तो उसके केस में ग्रीन अपेयर हो रहा था ग्लो, यहाँ आपको पॉजिटिव रेज में क्या अपेयर होगा, रेड ग्लो अपेयर होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट डिफरेंसेस का। और जो सिमिलैरिटीज़ हैं आपको दिख रहे हैं कि 2 मेटल प्लेट्स वहाँ भी थी, वैक्यूम पंप यहाँ भी है, वहाँ भी था, और हमारे पास वोल्टेज था, हाई वोल्टेज सोर्स है, यहाँ भी हाई वोल्टेज सोर्स है। जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ यही दो, बहुत ज़्यादा जो आपको प्रोमिनेंट डिफरेंसेस देख सकते हैं तो वो ये दो हैं। रेस्ट ऑफ इक्विपमेंट आर सेम। और मैं यही कहूँगा कि जो पॉजिटिव रेज हैं आपने उसको कभी प्रोटॉन नहीं कहना। पॉजिटिव रेज बहुत सारे प्रोटॉन्स के बने हो सकते हैं। अगर कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर सपोज 58 है, तो उसमें तो 58 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, तो पॉजिटिव रे तो है लेकिन वो प्रोटॉन नहीं है बल्कि कम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स है। तो पॉजिटिव रेज की तो डिस्कवरी हो गई थी, प्रोटॉन डिस्कवर ऑलमोस्ट 1920 में होता है। और वो कौन डिस्कवर करता है, वो रदरफोर्ड ही डिस्कवर करता है। और कैसे डिस्कवर करता है कि रदरफोर्ड कहता है कि जब मैं अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाता था एयर पे, और एयर से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती थी, कोई रेस प्रोड्यूस होती थी। बाद में पता चला कि वो हाइड्रोजन जैसे करैक्टर की थी, मतलब हाइड्रोजन आयन के करैक्टर की थी। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया। वही सारा काम जो जनरली उन्होंने जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया कि उसके नेचर को पढ़ा जाए। तो और उसने जब हाइड्रोजन को, उसने जब उस पॉजिटिव चार्ज के करैक्टर को देखा तो उसे पता चला कि ये हाइड्रोजन जितना ही मैस है इसका, इस सब्सटेंस का, और हाइड्रोजन जितना ही इसका चार्ज है, हाइड्रोजन आयन जितना ही चार्ज है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की, पॉजिटिव रेस की डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन ने। क्योंकि जब तक आपको हिस्ट्री नहीं समझ आएगी तब तक आपको इन पॉइंट्स की भी समझ नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग इस कैथोड रे इस पॉजिटिव रेस की डिस्कवरी पे। तो वर्किंग पे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और वर्किंग से रिलेटेड अभी मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको ये भी पता हो कि 1911 में 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल भी दे दिया था
जिसमें वो पॉजिटिव रेज की बात करता है। याद रखिएगा, वो पॉजिटिव रेज की बात करता, पॉजिटिव रीजन की बात करता है। सॉरी, मैंने पॉजिटिव रेज का लफ्ज़ यूज़ किया। पॉजिटिव रीजन की बात करता है कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव रीजन है जहाँ से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे ग्रेटर देन 90 डिग्री पे, जब उसने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये भी आपको याद हो कि उसने पॉजिटिव रीजन क्या यानी पॉजिटिव स्पीशी का रीजन भी बता दिया था कि कहाँ वो रिजाइड करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस पॉजिटिव रीजन में 1911 की बात कर रहा हूँ कि उसे ये नहीं पता था कि इस पॉजिटिव रीजन का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है। तो 1911 के बाद ऑलमोस्ट 10 यानी 9 साल बाद वो जाके कहीं उस पॉजिटिव रीजन, पॉजिटिव रेस या पॉजिटिव स्पीशी का फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन बताता है अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और जिस तरह मैंने कहा कि उसने एयर के साथ बम्बार्डमेंट की, तो ये पहला न्यूक्लियर रिएक्शन था जब वो पॉजिटिव रेस यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी करता है। और उस रिएक्शन को मैंने लिखा नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट चूँकि आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री उससे रिलेटेड पता हो। और वो कहता है कि मैंने किया क्या कि एयर में चूँकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, वो कहता है कि जब अल्फा पार्टिकल मैंने बम्बार्ड करवाए न्यूट्रॉन पे, तो नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन से क्या निकलते थे? प्रोटॉन निकलते थे। और प्रोटॉन को फिर उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चेक भी किया, तो उसे पता चला कि वाकई ये सबसे स्मॉलेस्ट मैस पार्टिकल है पॉजिटिव रेस का, यानी पॉजिटिव रेस में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये हर एटम में मौजूद है। क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन में देखें तो एक प्रोटॉन एटलीस्ट है, चाहे न्यूट्रॉन है या नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रेस का प्रोटॉन तो मौजूद है और वही सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल है। इसी तरह फिर हीलियम में 2 प्रोटॉन है, तो हर एटम में फिर उसे वो फंडामेंटल पार्टिकल मिलने लगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रेज एज अ फंडामेंटल पार्टिकल कहें तो पॉजिटिव रेज एज अ फंडामेंटल पार्टिकल सारे एटम्स में मौजूद नहीं है, क्योंकि हर एटम की पॉजिटिव रेज की वैल्यू डिफरेंट थी या पॉजिटिव पार्टिकल की वैल्यू डिफरेंट थी। क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन के लिए कहें तो एक पॉजिटिव प्रोटॉन, और अगर आप हीलियम के लिए कहें तो 2 प्रोटॉन्स, तो पॉजिटिव की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो आपको यहाँ एक्सपेरिमेंट में अगर इंस्ट्रूमेंटेशन इस वर्किंग में देखें तो वर्किंग में आपको डायग्राम दिख रही है जिसमें परफोरेटेड कैथोड से रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं सेंट्रल एटम्स को, जो आपको वाइट कलर में दिख रहे हैं। जब ये इसे स्ट्राइक करते हैं तो खुद तो किसकी तरफ जा रहे हैं? एनोड की तरफ मूवमेंट करते हुए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसको हम कैथोड रेस कहते हैं, और एटम से भी इलेक्ट्रॉन वो नॉक करके लेके जा रहे हैं। लेकिन आपको वाइट के साथ साथ ब्लू की मूवमेंट दिख रही होगी, और ये ब्लू की मूवमेंट आती जा रही है और इसी तरह ये पोर से पास होती हुई। तो जब ये इन होल से पास होती है, इसकी वजह से इसे कहा जाता है कैनाल रेस। तो मैंने कहा था पॉजिटिव रेस का नाम कैनाल रेस भी है, और इन्हें कहा जाता है पॉजिटिव रेस। और मैंने ये भी कहा था आप इसे नहीं कह सकते कि ये एनोड रेस हैं। तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में देखें स्टार्टिंग में तो इन्होंने गोल्डस्टीन ने नाम दिया था एनोड रेस का, लेकिन अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में देखें एनिमेशन में तो एनोड से कोई भी रेस नहीं आ रही, बल्कि वो रेस कैथोड की ही रेस थी जो सेंट्रल एटम को टकराती थी, जो गैसेस वहाँ यूज़ होते थे और उन्हीं से पॉजिटिव बनाते थे। तो हम कह सकते हैं तो कि जो गैसेस यूज़ हो रहे हैं उन पे डिपेंड कर रही है पॉजिटिव रेज, ना कि एनोड पे डिपेंड कर रही है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनोड। तो आप इसे एनोड रेज नहीं कह सकते, मतलब पॉजिटिव रेज एनोड रेज नहीं है, जिस तरह आपके पास इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज थी। क्योंकि कैथोड रेज क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो असल में कैथोड रेज की नेचर भी हैं, जहाँ कैथोड से जो रेज निकल रही थी वो इलेक्ट्रॉन ही नेचर की करेक्टर था, और यानी इलेक्ट्रॉन ही था। तो इसीलिए हमने उसको कैथोड रेज का नाम आज भी उसे कह सकते हैं और कहा भी। लेकिन एनोड रेज को हम यानी पॉजिटिव रेज को हम एनोड रेज नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो सेंटर में एटम मौजूद हैं उनकी आयनाइजेशन से बनता है। हाँ, इसे पॉजिटिव रेज कह सकते हैं क्योंकि ये कैथोड की तरफ मूवमेंट करता हुआ वॉल्स को टकरा रहा है, और इसे कैनाल रेज कह सकते हैं क्योंकि ये इन होल से मूवमेंट करता हुआ आ रहा है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते क्योंकि जो पॉजिटिव रेज हैं और इलेक्ट्रॉन का मैस होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। इवन फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में भी डिफरेंस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का जो करेक्टर है वो एक इलेक्ट्रॉन का करेक्टर आप पॉजिटिव रेज के साथ पढ़ना चाहेंगे। तो हमारे पास जो पॉइंट है अब कि सबसे पहले वर्किंग में कैथोड रेज पास थ्रू द गैस, आपको दिख रहा है यहाँ पास हो रहा है। इसी तरह इट आयनाइजेस द गैस बाय नॉकिंग इलेक्ट्रॉन, तो आपको दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन नॉक करवा रहे हैं इससे, मतलब निकाल रहे हैं इन एटम से। और उसके बाद क्या किए जाते हैं, 2 आइंस प्रोड्यूस होते हैं आपके पास, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और एक पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस होते हैं। पॉजिटिव आइन कहाँ मूवमेंट करते हैं? पॉजिटिव आइंस मूव टुवर्ड्स द परफोरेटेड कैथोड, पोरस कैथोड की तरफ मूवमेंट करता है, और इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स द एनोड। ये कहानी मैं समझा चुका हूँ।
फिर अगर कोई भी यहाँ एटम मौजूद है, चाहे वो हाइड्रोजन का है, चाहे वो हीलियम का है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है, कोई भी गैस है आपके पास, यहाँ जब वो रिजाइड करेगी आप उसको एज आ गैस के तौर पे यूज़ कर रहे होंगे और उसको एज अ टारगेट के तौर पे यूज़ करेंगे, तो जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। लेकिन ये पॉजिटिव आयंस जो यहाँ प्रोड्यूस होंगे वो एक तो सेम मैस के नहीं होंगे, और एक करेक्टर ये होगा कि उन पे चार्ज भी डिफ़र कर सकता है। क्योंकि अगर यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है गैस के फॉर्म में, तो जब कैथोड रेज इन्हें स्ट्राइक करेंगे और इनसे इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे तो आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन के केस में एक प्रोटॉन रह जाता है। लेकिन अगर वो हीलियम गैस आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में, तो जब ये कैथोड रेज इन्हें स्ट्राइक करेंगी और उनसे 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकलवा दें, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिखी, तो आप ऊपर वाली एग्जांपल हाइड्रोजन के सेंस में ले लीजिए कि अगर सपोज ये हाइड्रोजन M की जगह मैं हाइड्रोजन लिखता और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो M पे यानी हाइड्रोजन पे प्लस आता। लेकिन हीलियम के केस में यहाँ +2 चार्ज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। और हीलियम का अगर आप मैस देखेंगे या प्रोटॉन का नेचर देखेंगे, तो एक तो हीलियम का मैस 4 गुना ज़्यादा होगा उस हाइड्रोजन से, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन में आपको एक ही प्रोटॉन दिखेगा। इसी तरह जो यहाँ चार्ज है वो +2 होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, और हाइड्रोजन के केस में +1 है। इवन आप हाइड्रोजन के अगर आइसोटोप्स यहाँ डिफरेंट यूज़ करें, कि आप हाइड्रोजन यूज़ कर रहे होते, ड्यूट्रियम यूज़ कर रहे होते और ट्रीटियम यूज़ कर रहे होते, तो तब भी मैस का डिफरेंस होता, चार्जेस का डिफरेंस तो ना होता, क्योंकि प्रोटॉन तीनों आइसोटोप में सेम होते, लेकिन मैस का डिफरेंस होता। तो मैस के डिफरेंस से भी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती थी। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव रेज हैं वो डिपेंड करेंगी नेचर ऑफ गैस पे, कि कौन सी गैस आप इस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव रेज एक नेचर की होंगी, पॉजिटिव करेक्टर एक, मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन ही होगा, सिर्फ पॉजिटिव रेज को उस वक्त हम प्रोटॉन कहेंगे। लेकिन अगर आप हीलियम यूज़ कर रहे हैं, नियॉन, आर्गॉन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उस वक्त पॉजिटिव रेज प्रोटॉन नहीं कहलाएंगी, बल्कि कम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स कहलाएंगी, कि बहुत सारे प्रोटॉन मिलकर वो पॉजिटिव रेज बना रहे हैं। इसी तरह जब हम इसके चार्ज टू मैस रेशो को फिर डिस्कस करेंगे, तो अगर आपने चार्ज टू मैस रेशो मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर रहे थे, तो हम कह रहे थे चार्ज टू मैस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना डिपेंड करता है उस गैस पे जो आप डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ कर रहे हैं, और ना ही उस कैथोड पे। उसकी वजह ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एटम से, किसी भी एटम से आप निकालें, हर एटम में इलेक्ट्रॉन सेम ही नेचर का होता है, वो कोई डिफरेंट नेचर का नहीं होता। तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहे हैं, कैथोड के एटम से निकल रहे हैं, या चाहे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ गैस यस एटम से निकल रहे हैं, उसका नेचर सेम होगा। और उस इलेक्ट्रॉन का मैस भी सेम होता है और उसका चार्ज भी सेम होता है, चाहे वो इस एटम यानी गैशियस एटम से निकल रहा है, या चाहे गैशियस या इस कैथोड से निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो दोनों पर डिपेंड नहीं करती, ना कैथोड पे और ना ही उन गैसेस पे जो यहाँ यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन अभी आपको थोड़ी बहुत डिस्कशन में ये समझ आ गई होगी कि जो पॉजिटिव रेज हैं वो इस गैस पे डिपेंड करेंगी, जो यहाँ गैस हम यूज़ कर रहे होंगे, तो उसकी चार्ज टू मैस रेशो भी डिपेंड करेगी इस गैसेस पे। अगर आप हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं एज एन एटम के तौर पे, तो चार्ज टू मैस रेशो में जो हाइड्रोजन होगा उसकी चार्ज तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन उसका मैस जो है वो 1836 टाइम बड़ा है इलेक्ट्रॉन से। इसी तरह अगर आप हीलियम यूज़ करेंगे तो हीलियम 4 टाइम्स बड़ा है प्रोटॉन से, तो इसका मतलब उसके मैस की वैल्यू डिफरेंट है, तो उसके चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यही वो पॉइंट है कि चार्ज टू मैस रेशो पॉजिटिव रेज के लिए डिफरेंट। तो आप ये नहीं कह सकते कि हीलियम की जो पॉजिटिव रे है उन्हें पता चला कि जो पॉजिटिव रे हीलियम से आएगी वो हाइड्रोजन के बराबर नहीं होगी, और इसी तरह जो चार्ज टू मैस रेशो आपको नियॉन, आर्गॉन या क्रिप्टॉन से आएगी वो भी ना हीलियम के बराबर होगी और ना ही हाइड्रोजन के बराबर होगी। तो पॉजिटिव रेज डिफर करेगी जो गैस हम यहाँ यूज़ करेंगे। इसीलिए वो ये नहीं कह सकते थे जब उन्होंने चार्ज टू मैस रेशो फाइंड किया कि पॉजिटिव रेज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए वो डिफरेंट वैल्यू शो कर रहा था चार्ज टू मैस की। वो अलग से चार्ज नहीं फाइंड कर सकते थे स्टार्टिंग में, वो अलग से मैस नहीं फाइंड कर सकते थे स्टार्टिंग में, जिस तरह जे थॉम्सन नहीं कर सकता था। और उसने इलेक्ट्रॉन के लिए क्या किया था, चार्ज टू मैस रेशो पहले फाइंड किया था। और उसके केस में चूंकि इलेक्ट्रॉन तो हर एटम में एक जैसा है, हर एटम में उसका मैस भी एक जैसा, हर एटम में उसके इलेक्ट्रॉन भी एक जैसे, यानी उसका चार्ज भी एक जैसा, तो चार्ज टू मैस रेशो सबके लिए, सब एटम्स के लिए सेम आ रही थी। तो वो प्रिडिक्ट कर सकता था और वो सीधा कह सकता था कि ये फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम है। लेकिन पॉजिटिव रेज के लिए ये नहीं कह सकते थे, क्योंकि हर जो गैस वो यहाँ यूज़ कर रहे थे उसके लिए चार्ज टू मैस रेशो क्या आ रही थी, डिफर आ रही थी। तो कैसे आएगा कि कौन सी चीज़ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है पॉजिटिव में, तो वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ में।
तो प्रॉपर्टीज़ में आपको एनिमेशन वही जो अभी हम दिखा रहे थे, चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ अ गैस, जिसमें मैंने बात की कि पॉजिटिव रेज जो हैं वो डिपेंड करेंगी जिस नेचर का आप गैस यहाँ यूज़ कर रहे होंगे। ये पॉइंट हमारा डिस्कस हो चुका है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन का मैस कम है। अगर आप देखें तो ये रेशो है, अगर मैस ज़्यादा हो जाए तो चार्ज टू मास रेशो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के केस में मैस कम है तो चार्ज टू मास रेशो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हर पॉजिटिव रेज के केस में मैस ज़्यादा है। प्रोटॉन इवन खुद अकेला प्रोटॉन ही 1836 टाइम ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज टू मास रेशो किसी भी पॉजिटिव रे की आप उठा लें, चाहे वो हीलियम का आयन हो, पॉजिटिव आयन हो, नियॉन का हो, हाइड्रोजन का हो, लिथियम का हो, सोडियम का हो, पोटाशियम का आयन हो, उसकी चार्ज टू मास रेशो क्या होगी, ज़्यादा ही होगी इलेक्ट्रॉन से। और वो डिपेंड भी कर रही होगी किस पे, नेचर ऑफ अ गैस पे जो आप यूज़ कर रहे होंगे। सबसे बड़ा पॉइंट कि हाई उन्होंने देखना शुरू किया कि कैसे हम कहें कि यार पॉजिटिव रे फंडामेंटल पार्टिकल है एक एटम का, जिस तरह रदरफोर्ड अपने मॉडल में कह भी रहा था कि पॉजिटिव रीजन है, मौजूद है, तो हम उस पॉजिटिव रीजन का फंडामेंटल पार्ट क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे कर लेते हैं कि हर एटम के लिए चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। हर नेचर ऑफ अ गैस के जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए चार्ज टू मास रेशो फाइंड कर लेते हैं। जिसमें सबसे कम वैल्यू आ गई या जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आ गई, हम उसको ही स्टैंडर्ड कंसिडर कर लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट चलते रहे और हमारे पास रदरफोर्ड के बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट ने चार्ज टू मास रेशो फॉर हाइड्रोजन फाइंड आउट किया और उससे हमें पता चला कि वो सबसे हाईएस्ट है। और क्यों हाईएस्ट है, क्योंकि अगर आप एटम्स में देखें सबसे कम मैस किसका होगा, हाइड्रोजन का ही होगा। तो जब सबसे कम मैस हाइड्रोजन का होगा तो आप जो चार्ज डिवाइड करेंगे मैस पे, तो आपके पास आएगा क्या कंसिडर आएगा, आपके पास हाईएस्ट वैल्यू आएगी चार्ज टू मास रेशो की। तो उस केस में उन्होंने कहा कि जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है वही हमारे पास क्या होगा, लाइटेस्ट एलिमेंट होगा। लाइटेस्ट एलिमेंट का मतलब उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो सबसे कम वेट होगा उसका, और उसकी चार्ज टू मास रेशो सबसे ज़्यादा होगी। तो उसी को हम स्टैंडर्ड काउंट कर सकते हैं। और फिर बाद में देखा गया कि वाकई ही वो जो चार्ज टू मास रेशो जो हाइड्रोजन के लिए आई गई थी, यानी हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड रखा गया कि यही पॉजिटिव रे का फंडामेंटल पार्टिकल है। तो बाद में देखा गया कि इसी का मल्टीपल असल में हमें नेक्स्ट एलिमेंट्स में मिल रहा होता है। कैसे कि एक प्रोटॉन एक पॉजिटिव रे है, वो हाइड्रोजन के केस में है, तो दो प्रोटॉन मिलकर आपको हीलियम का ही सेंस दे रहे होते हैं कि दूसरे एलिमेंट में आपको दो प्रोटॉन ही मिलेंगे। इसी तरह तीसरे एलिमेंट में आपको तीन प्रोटॉन मिलेंगे। तो प्रोटॉन एज अ फंडामेंटल पार्टिकल यहाँ समझ आ सकती थी कि प्रोटॉन को हम एटम का फंडामेंटल पार्टिकल कह सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को ज़रा सोचिएगा जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। इतनी देर क्यों मैं इस पॉजिटिव रेज और प्रोटॉन को डिस्कस कर रहा था, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वो पॉजिटिव रेज जिसको गोल्डस्टीन ने डिस्कवर तो कर लिया था, लेकिन वो उसे एज अ फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कह सकता था जब तक वो चार्ज टू मास रेशो, इसी तरह मैस और इसी तरह इलेक्ट्रॉन का, इसी तरह इस पॉजिटिव रे का चार्ज फाइंड आउट ना कर ले। क्योंकि साइंटिस्ट उसके पीछे लगे हुए थे कि यार पॉजिटिव रेज हैं, मान लेते हैं, लेकिन हम कैसे माने कि जो पॉजिटिव रे है ये फंडामेंटल पार्टिकल भी है और इसका मैस भी है, इसका चार्ज टू मैस भी है और इसका चार्ज भी है जिस तरह कैथोड रेज का है, तो प्रूव कराया जाए। तो फिर उन्होंने ये किया, पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट अमंग ऑल द पॉजिटिव पार्टिकल, जिसको बाद में क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। और प्रोटॉन इसे क्यों कहा गया आप लोगों ने सर्च करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटॉन इसे क्यों कहा गया, क्यों इसको सिर्फ पॉजिटिव या कोई भी दूसरा नाम क्यों नहीं कहा गया, क्यों इसे प्रोटॉन का लफ्ज़ दिया गया, यानी प्रोटॉन की ओरिजिन कहाँ से हुई है, ये आपने पता लगाना है। चार्ज इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट, यानी इसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के सेम ही है लेकिन अपोजिट है। यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव है करेक्टर प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 है और आपके इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 है। ये वाली बात भी लुडन की किताब में नहीं लिखी हुई, वो हमेशा कहते हैं मेरी किताब में नहीं लिखी। हम दोनों दोस्त थे, बस मैं फेल होता रहा, वो पास होता रहा और वो आगे चला गया और हम पीछे रह गए। लेकिन अब हम ये पढ़ा रहे हैं और वो लोगों को खिला रहे हैं। चलें, चार्ज इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन अपोजिट आप साइन में कह सकते हैं। मोर पेनिट्रेटिंग देन इलेक्ट्रॉन बट लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ पॉइंट्स प्रॉपर्टीज़ मैंने नहीं लिखी, ये वो वाली प्रॉपर्टीज़ मैंने प्रोटॉन से रिलेटेड लिखी हैं जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफर कर रही हूँ। जैसे कि जो सी प्रॉपर्टीज़ मैंने नहीं लिखी वो ये हैं कि अगर आप इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है तो प्रोटॉन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता। अगर आप इससे पैडल व्हील घुमाते तो जाहिर बात है ये मैटर है और ये पैडल व्हील घुमा लेता है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। इसी तरह
ये ग्लो करता है, रेज हैं और पार्टिकल नेचर भी है, ग्लो करता है। तो ये वाले पॉइंट्स आपको पता हो। और ये अपोजिट जा रहा होता है, इसका चार्ज भी है, इसका मैस भी है। तो वो सारे पॉइंट्स जो सिमिलरिटीज़ में हैं वो मैंने डिस्कस नहीं किए, लेकिन जो डिफरेंसेस में थे वो प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस करवाई हैं। और जब ये स्क्रीन पे जाता है तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे ये फ्लोरेसेंस भी काज करता है। तो ये पॉइंट आपको याद हो। अब पेनिट्रेशन का पॉइंट आपको फिजिक्स में 10th में आपने पढ़ा था कि पेनिट्रेशन की प्रॉपर्टी उसकी सबसे ज़्यादा होगी जिसका मैस ज़्यादा होगा। तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मैस सबसे ज़्यादा किसका है? न्यूट्रॉन का है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा, और न्यूट्रॉन पे प्लस पॉइंट ये भी है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो पेनिट्रेशन वही आसानी से करता है जिस पे चार्ज ना हो और जिसका मैस हैवी हो। तो न्यूट्रॉन आसानी से पेनिट्रेट करता है। उसके बाद प्रोटॉन पेनिट्रेट करता है क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। चार्ज तो बराबर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, लेकिन प्रोटॉन का मैस ज़्यादा है, इसीलिए प्रोटॉन ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा बनिस्बत इलेक्ट्रॉन के। तो पेनिट्रेशन पावर न्यूट्रॉन की ज़्यादा, फिर प्रोटॉन की और फिर इलेक्ट्रॉन की। MCQs है, आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह आयनाइजेशन भी आपने 10th की फिजिक्स में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। और आयनाइजेशन की पावर अब उलट हो जाएगी। आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस कम है, उसके पास चार्ज है। तो और वो चार्ज की वजह से, करैक्टर की वजह से और स्मॉल मैस की वजह से ज़्यादा आयनाइजेशन कॉज कर सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन ज़्यादा, फिर प्रोटॉन की, और फिर न्यूट्रॉन की आयनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं है। तो ये आयनाइजेशन और पेनिट्रेशन पावर आपको एटलीस्ट पता हो। मैस ऑफ प्रोटॉन, जो मैंने बात कही थी कि मैस ऑफ प्रोटॉन जब फाइंड आउट किया गया तो 1836 टाइम्स ज़्यादा मैस था किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को इवन हम एटम के मैस में कंसिडर भी नहीं करते। तो यहाँ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है वो हम डिस्कस करेंगे कि इवन प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो जाएगी। प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल कंसिडर कर लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन क्या मैस ऑफ एन एटम अब काउंट हो सकेगा? क्या वो कंपेरेबल होगा कि जब आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करेंगे तो वहाँ हमारे पास एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी स्टार्ट हो जाएगी। प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। तो यही वो बात है जिसको मैं कह रहा था इतनी देर से और समझा रहा था कि ल्यूटन की किताब में लिखा हुआ है कि प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन ऑल एटम, लेकिन वो बता नहीं रहा कोरोना के बारे में कि कहाँ से उसका इलाज बताएंगे। तो प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन ऑल एटम्स, सो कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ मैटर। तो प्रोटॉन तो हर एटम में है, लेकिन पॉजिटिव रेज का कंसर्न हर एटम में मौजूद नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन ऑल मैटर। फिर हमारे पास जाहिर बात है साइंटिस्ट उसे छोड़ तो नहीं रहे थे गोल्डस्टीन को कि मान लिया ये मैस है, प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, ये रे भी है, मान लिया इस पे चार्ज भी है। अब चार्ज बताओ कितना है, चार्ज टू मैस रेशो बताओ कितना है, और ये भी बताओ कि मैस कितना है। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन के लिए किए गए वैसा ही सब कुछ प्रोटॉन के केस में किया गया। तो चार्ज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, 1.6 × 10⁻19 कूलम पॉजिटिव साइन के साथ। इसी तरह चार्ज टू मैस रेशो फाइंड किया गया, चार्ज की वैल्यू रखी गई, मैस ऑफ प्रोटॉन रखा गया, तो वैल्यू उनके पास आई 9.58 × 10⁻7। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रॉन के केस में ये 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम था। तो चार्ज टू मैस रेशियो इलेक्ट्रॉन की बड़ी और इसकी वैल्यू क्या है? छोटी। फिर मैस कैसे फाइंड आउट किया गया? जैसे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया गया कि चार्ज और मैस किया गया, इलेक्ट्रॉन को इधर लाया गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और मैस फाइंड आउट किया गया। तो चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻19 और चार्ज टू मैस की वैल्यू ऊपर आपको पता है। तो मैस आपके पास आता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन के केस में 10⁻31, तो 1836 या 2000 टाइम बड़ा है प्रोटॉन आप कहें रफली, क्योंकि 1836 को मैं 2000 रफली कह सकता हूँ। इतने ज़्यादा भी एक्यूरेसी की तरफ नहीं जाएंगे। तो 2000 टाइम प्रोटॉन का मैस बड़ा है इलेक्ट्रॉन से, ये हमें पता चला। मान लिया साइंटिस्ट ने कि प्रोटॉन हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, लेकिन प्रोटॉन ने एक बहुत बड़ी डिस्कशन स्टार्ट कर दी कि कैसे प्रोटॉन उस छोटी जगह में रहेगा जिसको कह रहा है रदरफोर्ड कि पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीशी है न्यूक्लियस में जो मौजूद है वो बहुत छोटी जगह है। यानी न्यूक्लियस के बारे में अगर आपने सपोजिशन करनी है तो एक पूरा 10 किलोमीटर का एरिया हो और एक छोटा बिलियर्ड का बॉल हो, उस 10 किलोमीटर के एरिया में वो छोटा बिलियर्ड का बॉल किसी सेंटर में आप रख दें, वो बिलियर्ड का बॉल आपका न्यूक्लियस और वो जो 10 किलोमीटर का एरिया है वो आपका पूरा एटम। तो आप कैसे कह सकते हैं
कि जो पॉजिटिव चार्ज, जो इतने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हैं किसी एटम में और सारा का सारा मैस भी उस एटम का कंसंट्रेटेड है उसी छोटी जगह में, तो कैसे ये पॉजिटिव चार्जेस वहाँ रिजाइड कर रहे हैं? पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्रिटिकल और ट्रिकी था साइंटिस्ट को समझाने के लिए। इस पे काम करना शुरू किया उन लोगों ने। तो जो क्वेश्चंस अराइज होते गए और वो ये भी थे कि वाई मैस ऑफ हीलियम इज नॉट इक्वल टू 2 प्रोटॉन। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही हैं एटम में, फिर हीलियम का मैस तो 2 प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए। जब हाइड्रोजन का मैस 1 प्रोटॉन के बराबर है तो नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास हीलियम है, तो उसका मैस 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए था। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बल्कि रियलिटी में ये पता चला उन्हें कि हीलियम को जब वेट करते थे प्रोटॉन के साथ तो हीलियम का 4 प्रोटॉन के बराबर मैस आता था, ऑलमोस्ट 4 प्रोटॉन के बराबर। तो उन्हें पता चला कि कोई ऐसी स्पीशी है, क्योंकि उन्हें ये पता था कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल तो बन सकता था एटम, क्योंकि वो कहते थे कि इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, प्रोटॉन भी मिल गया और दोनों पे चार्जेस बराबर होते हैं, तो ओवरऑल जितने एक एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लिया कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके ओवरऑल एटम न्यूट्रल बनाते हैं, लेकिन एटम का जो मैस है वो नहीं आ रहा जो वो चाहते हैं, और जो रियल में अल्लाह ने उनको मैसेज दिए हुए। तो ये दूसरा क्वेश्चन उन्होंने इम्पोज किया। इसी तरह वाई मैस ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू मैस ऑफ एन एटम, ये वो पॉइंट है। इसी तरह एटम इज न्यूट्रल मान लिया, ओके एग्री है, लेकिन देन द नेक्स्ट पार्टिकल मस्ट बी न्यूट्रल। तो ये वो प्रिडिक्शन थी जो रदरफोर्ड ने की, जे थॉमसन ने भी की, गोल्डस्टीन और बहुत सारे साइंटिस्ट ने की कि अगर प्रॉब्लम ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैस बराबर नहीं आ रहा उस एटम के मैस के, तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल नहीं होगा और उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर तो बैलेंसिंग यानी इम्बैलेंस हो जाएगा एटम का चार्ज और एटम ओवरऑल न्यूट्रल नहीं रहेगा। और ये उन्हें कम्प्लीटली फोकस था, वो पता था, उन्हें 100% श्योर थे कि एटम हमारे पास क्या ओवरऑल न्यूट्रल ही है। तो जो उनकी प्रेडिक्शन थी बिल्कुल सही निकली और इस प्रेडिक्शन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको इस क्वेश्चन का बता दें कि कैसे, क्योंकि बच्चों की कन्फ्यूजन रहेगी, बल्कि इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा हाउ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लुडन का दोस्त जो ठहरा, हाउ पॉजिटिव चार्ज कैन रिजाइड इन अ न्यूक्लियस, कैसे पॉजिटिव चार्जेस फिर उस न्यूक्लियस में रिजाइड करते हैं, क्या चीज़ है। तो क्योंकि हमने तो फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि जब भी आप पॉजिटिव चार्जेस को एक साथ करीब लाते हैं तो वो तो रिपल्शन करते हैं, तो फिर अल्लाह ने कैसे इन पॉजिटिव चार्जेस को इस न्यूक्लियस में होल्ड किया हुआ है, क्या जो चीज़ है जो इसको होल्ड में रखे हुए हैं। और थोड़ा सा क्लू मैं आपको देता हूँ कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी भी आपने पढ़ी है कि कभी कभी पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन वगैरह भी न्यूक्लियस से निकलते हैं और न्यूट्रॉन भी एक्सप्लोड करके न्यूक्लियस से निकलते हैं जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। तो जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो स्टेबल क्यों हैं और अनस्टेबल न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों हैं, इस पर आप लोग सर्च करते रहिए, क्योंकि आजकल आप लोगों को नेट तो अवेलेबल है वैसे भी। और जिस तरह प्रेडिक्शन हो चुकी थी कि डिस्कवरी होनी चाहिए किसी न्यूट्रल पार्टिकल की, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रेडिक्शन, जैसे रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन और इसी तरह जे थॉमसन ने प्रेडिक्शन तो करवा दी थी। कौन सा बंदा था जिसने इसको डिस्कवर किया, तो उसका नाम था जेम्स चैडविक। लेकिन जेम्स चैडविक ने बहुत सारे साइंटिस्ट को, यानी ऑलमोस्ट 4 साइंटिस्ट के वर्क को स्टडी किया। और जेम्स चैडविक के बारे में बताऊं कि 1914 में वो जाते हैं जर्मनी में, लेकिन वहाँ वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है और वर्ल्ड वॉर 1 में ये प्रिजन में चले जाते हैं। वहाँ ये एक्सपेरिमेंट्स थोड़े बहुत करते रहते हैं एटॉमिक लेवल पे, छुप छुपा के बहुत सारे प्रिजन के दोस्तों के साथ, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स मिले हुए थे थोड़े बहुत और उन्होंने अपना एक साइंस लैब टाइप बनाया हुआ था। लेकिन फिर उसने क्या किया, जेम्स चैडविक ने रदरफोर्ड के पास गया, इंग्लैंड वापस आया और रदरफोर्ड के पास उसने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया एटॉमिक लेवल पे न्यूट्रॉन पे। क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने ऑलरेडी अल्फ़ा पार्टिकल भी डिस्कवर कर लिया था और रदरफोर्ड ने गैमा रेडिएशन भी डिस्कवर कर ली थी। गैमा रेडिएशन के बारे में, चूँकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और वो न्यूट्रल है, अगर गैमा रेडिएशंस पे साइंटिस्ट ना रुकते तो जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन ना मिलता। ये बात कैसी है, इसको समझने के लिए मैं कहूँगा कि ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, ये असल में जेम्स चैडविक की डायग्राम नहीं है, बल्कि ये 4 डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है इस डायग्राम में। जो पहला पार्ट आपको दिख रहा है अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स, और यानी अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स आपका पोलोनियम का सोर्स होगा, जिससे अल्फ़ा रेज निकलती हैं और वो बेरिलियम पे बम्बार्ड होती हैं। ये वाला हिस्सा और इससे न्यूट्रॉन निकलना, यानी ये रेज निकलना, जो उस वक्त उन्हें नहीं पता थी कि ये न्यूट्रॉन है और ये इनविजिबल रेज हैं, अनचार्ज रेज हैं। 2 साइंटिस्ट थे, वाल्टर बॉथ और बेकर, जो उनका स्टूडेंट था। इन्होंने क्या किया कि ये जब अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करवाते थे लाइटर एलिमेंट्स पे,
तो रेज निकलती थी और वो न्यूट्रल रेज थी। वो सोचते थे कि ये रेज जो हैं ये गैमा रेज हैं जो रदरफोर्ड ने ऑलरेडी डिस्कवर की हुई हैं, और वो कहते थे गैमा रेज में भी फर्दर ये हाई एनर्जेटिक रेज हैं क्योंकि इसमें पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। जब ये किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो उसमें पेनिट्रेट कर जाता है, तो हाई एनर्जेटिक पेनिट्रेटिंग गैमा रेज उन्हें कहा जाता था। अगर वो इसको थोड़ा बहुत और स्टडी कर लेते तो हो सकता है कि वो और इस कन्फ्यूजन को दूर कर देते कि ये गैमा रेज नहीं है, क्योंकि गैमा रेज में इतनी ज़्यादा एनर्जी मौजूद नहीं होती। वरना रियल सेंस में तो बेकर और बहुत ही असल में इसके डिस्कवरी के लायक थे कि इन्होंने ही न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था। यही कंसेप्ट जूलियट क्यूरे का था, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम इस वक्त तो मैं भूल गया हूँ। वो लोग आप लोग सर्च कीजिए कि क्यूरे के साथ कौन सा दूसरा बंदा था जिसके वर्क को भी जेम्स चैडविक ने पढ़ा। पहले तो उसने बॉथ और बेकर के वर्क को पढ़ा और फिर क्यूरे के वर्क को पढ़ा, और उसने कहा कि चूँकि बेकर ने और बॉथ ने तो सिर्फ ये इनविजिबल रेस तक कहानी चलाई थी, जो जूलियट क्यूरे और उसके दूसरे पार्टनर ने क्या किया था, इन न्यूट्रॉन को पैराफिन वैक्स पे स्ट्राइक करवाते थे, यानी इन रेस को जिनको उनको नहीं पता था कि रेस क्या है, और पेनिट्रेशन पावर इनकी ज़्यादा थी। और वो देखते भी थे कि पेनिट्रेशन पावर क्यों ज़्यादा है कि जब वो इस पैराफिन वैक्स पे, पैराफिन क्या होता है असल में, हाइड्रोकार्बन हैं आपके पास जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं यानी प्रोटॉन होते हैं। तो जब वो न्यूट्रॉन इस पैराफिन वैक्स पे टकराते थे तो उससे बहुत सारे प्रोटॉन ये क्या कर देते थे, रिलीज़ करवा देते थे। तो वो सोचते थे कि इतना बड़ा हैवी मैस कैसे हो सकता है गैमा रेज, क्योंकि गैमा रेज के पास मैस ही नहीं है और ना उसका चार्ज है, तो इतना हैवी एनर्जेटिक गैमा रेज नहीं हो सकते, ये कुछ और ही रेज होंगे। लेकिन फिर भी उनका कंसेप्ट वही उसी बॉथ और बेकर के कंसेप्ट पे अटका रहा, किसका, क्यूरे लोगों का। लेकिन इसी दोनों एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करके जेम्स चैडविक ने क्या कहा कि ये जो पार्टिकल है जो इनविजिबल है ये गैमा रेज नहीं है, बल्कि अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को देखें और आप कंसिडर करें कि ये प्रोटॉन एक सपोज एक बिलियर्ड बॉल की तरह है, सपोज मैं कह रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर ये बिलियर्ड बॉल की तरह है तो बिलियर्ड बॉल को किसी सरफेस से बाहर निकलवाने के लिए बिलियर्ड बॉल जितना मैस वाला पार्टिकल ही होगा जो स्ट्राइक करेगा और उसे बाहर निकलवाएगा। तो वो जो प्रोटॉन जब बाहर निकलते थे वो डिटेक्टर के पास जाते थे, और ये गीगर मूलर काउंटर डिटेक्टर ही है जो प्रोटॉन को डिटेक्ट कर रहा था और बता रहा था कि कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव रेज और कितना बड़ा हैवी मैस वो निकाल रहे हैं, ये इनविजिबल रेज। तो न्यूट्रल तो थी, अनचार्ज रेज ही थी, लेकिन मैस हैवी था, ये गैमा रेज नहीं थी। ये किसने बताया हमें? जेम्स चैडविक ने बताया, वरना ओवरऑल सारा जो एक्सपेरिमेंट का इंस्ट्रूमेंटेशन है ये पहले से ही काम हो चुका था इस पे। तो बोथ बेकर को भी याद रखिए, ये दो जो साइंटिस्ट थे, और साथ में क्यूरे को भी याद रखिए, और तीसरा नाम जो मुझे अभी याद नहीं है, चौथा नाम जो मुझे याद नहीं है वो आप लोगों ने पता लगाना है। और मैं सर्च कर रहा हूँ, हाँ जी, सर्च करते हैं मुझे फ्रेडरिक था और जूलियट क्यूरे था दूसरा बंदा जिन्होंने न्यूट्रॉन को पैराफिन वैक्स पे स्ट्राइक करवाया और प्रोटॉन निकलवाए। तो ये आपको पता हो कि जो ये वाला पार्ट है जहाँ न्यूट्रॉन पैराफिन वैक्स को स्ट्राइक करता है, ये क्यूरे और फ्रेडरिक का काम था। और अल्फा पार्टिकल्स और जो बेरिलियम यानी लाइटर एलिमेंट्स को स्ट्राइक करके वो इनविजिबल रेज जिनको वो गैमा रेज कह रहे थे, बॉथ और बेकर, और बाद में हमें पता चला कि वो इनविजिबल रेज जो है वो गैमा रेज नहीं है जो रदरफोर्ड ने डिस्कवर की, बल्कि ये नई टाइप की रेज हैं और ये पार्टिकल नेचर की रेज हैं जिसका मैस ऑलमोस्ट बराबर है प्रोटॉन के और जिस पे अनचार्ज है, और ये फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है। तो ये उसकी डिस्कवरी थी, किसकी? जेम्स चैडविक की, जो उसने असल में कंट्रीब्यूशन से की, स्टडी किया उसने बहुत ज़्यादा, इसीलिए अल्लाह ने उसको अवार्ड भी किया इस पे कि उसे नोबेल प्राइज़ मिला। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको पता है कि मैंने कहा कि यहाँ लेड चैम्बर होना चाहिए। तो लेड ब्लॉक, क्योंकि पोलोनियम सोर्स को यानी किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स को जब आप रखते हैं और उससे अल्फा पार्टिकल निकलती हैं तो उसको लेड चैम्बर में रखा जाता है ताकि जो अल्फा रेज निकल रही हैं या रेडियो एक्टिव रेज निकल रही हैं वो जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी तरफ ना आए और हमारा फोकस सिर्फ जहाँ पर हमने स्ट्राइक करवाना है तो हमारा फोकस बेरिलियम है। ये ऑलमोस्ट ऐसा ही इंस्ट्रूमेंटेशन है जैसे रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आपको याद हो कि लेड का बॉक्स था और उसमें पोलोनियम का सोर्स होता
होता था अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करते थे, लेकिन यहाँ गोल्ड फॉयल होता था, और यहाँ रदरफोर्ड के केस में और इस केस में हमारे पास बेरिलियम है न्यूट्रॉन के केस में। तो ऑलमोस्ट वैसे ही कंट्रीब्यूशन, वैसा ही इंस्ट्रूमेंटेशन है जैसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में, तो इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा आपका। और दूसरा ये आप याद रखिएगा कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस को स्ट्राइक कर रहे हैं और न्यूक्लियस यानी बेरिलियम के न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन निकलवा रहे हैं, और इस रिएक्शन को भी अभी हम थोड़ी देर में आप लिखेंगे हम। पोलोनियम एज अ सोर्स अल्फा सोर्स है, मेटल टारगेट आपके पास कोई भी लाइटर एलिमेंट हो सकता है, बेरिलियम, लिथियम और बोरॉन, जिनसे वो न्यूट्रॉन निकलवाएगा, और वो न्यूट्रॉन किसका हिस्सा होंगे, उस बेरिलियम या लिथियम या बोरॉन का हिस्सा थे, इसीलिए वहाँ से निकले। पैराफिन वैक्स को इसलिए यूज़ किया गया ताकि चूंकि डायरेक्टली हमें पता नहीं चल सकता था कि ये जो इनविजिबल रेज हैं ये क्या हैं, तो उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से फाइंड किया। और इनडायरेक्ट तरीके से कैसे कि ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन जितना ही पार्टिकल उसने पैराफिन वैक्स से निकलवाया जो प्रोटॉन था, और उसको फिर उन्होंने डिटेक्टर से फाइंड आउट किया कि वाकई ये प्रोटॉन जितने बड़े पार्टिकल का निकलवा रहा है तो ये न्यूट्रल, लेकिन प्रोटॉन जितना मैस ही होगा इसका, और गैमा रेज नहीं हो सकती क्योंकि गैमा रेज से बड़ा मैस वाला पार्टिकल है ऑलमोस्ट प्रोटॉन जितना, और गैमा रेज का तो मैस होता ही नहीं है। गैस फिल्ड चैम्बर, इसको गैस फिल्ड चैम्बर कहते हैं, जिसको हम डिटेक्टर कह रहे हैं, और इसका काम है, फंक्शन है, लेकिन अगर इसकी डिस्कशन पे चले गए तो टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ ये डिटेक्टर ही याद रखना चाहिए। इस डिटेक्टर में नाइट्रोजन यूज़ हो रहा होता है गैस, तो अगर आपने फर्दर स्टडी करना है तो देख लीजिए कि इस गैस डिटेक्टर में नाइट्रोजन का क्या काम है। जो वर्किंग है ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस भी कर ली है कि हमें अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स चाहिए होता है, वो पोलोनियम है हमारे पास। तो अगर ये जो ए आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, ये अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स है, और ये जो रेज आपको मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही हैं ये अल्फ़ा पार्टिकल है। बी जो पॉइंट है ये आपका बेरिलियम है या लाइटर एलिमेंट है, जिसपे जब ये अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करती हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करती हुई आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से न्यूट्रॉन निकलता है, न्यूट्रॉन पैराफिन पे स्ट्राइक करता है, और वहाँ से प्रोटॉन निकलवाते हैं, और प्रोटॉन के बाद डिटेक्टर में उसे डिटेक्ट किया जाता है कि वाकई कोई जो पैराफिन वैक्स को जो इनविजिबल रेस थी, अनचार्ज रेस थी, जब वो उसे स्ट्राइक करवाती हैं तो कोई मैस उस जितना निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है, या ये इतना पेनिट्रेटिंग पावर है या नहीं है। तो इसके पेनिट्रेटिंग पावर वाली प्रॉपर्टी से ही वाकई ये ना इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना ये प्रोटॉन हो सकता है, क्योंकि उन दोनों की पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि इस पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर इन दोनों से ही ज़्यादा है। इसका मैस ज़्यादा होगा और ये अनचार्ज पार्टिकल होगा और ये फंडामेंटल पार्टिकल होगा। यहाँ से हमें हमारे वो जो एक्सपेरिमेंट था उसको कंक्लूजन में मिला कि वाकई ये अनचार्ज पार्टिकल है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर है इसका। और फिर दूसरी प्रॉपर्टी इसने प्रूव करवाया कि मैं टारगेट ऑन पैराफिन वैक्स, यही वो पॉइंट है, ये प्रोटॉन इमिट करवाता है पैराफिन वैक्स से। और जो और बड़ा मतलब हमें प्रूफ मिला कि जो प्रोटॉन यहाँ निकल रहे थे उसके साथ एनर्जी भी ज़्यादा थी। इसका मतलब ये है कि जो इनविजिबल रेज यहाँ आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी मैस होंगी, तो जब वो यहाँ से पैराफिन से प्रोटॉन निकलवाते हैं, प्रोटॉन को साथ में एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है, तो गैमा रेज तो इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी की हो नहीं सकती कि वो और भी एनर्जी से प्रोवाइड करे। मतलब पहले तो ख़ुद इतनी एनर्जी का नहीं है और साथ में प्रोटॉन निकलवाया, प्रोटॉन को एनर्जी भी दिलवाई। इसका मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हैवी मैस है जो पैराफिन को स्ट्राइक करता है, उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है और साथ में प्रोटॉन को एनर्जी भी दे रहा है एक्स्ट्रा। और कितनी 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी एक ही पार्टिकल को के लिए कि वो प्रोटॉन भी निकलवाए और साथ में उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करे। तो यहाँ से हमारी प्रूफ बढ़ते गए कि वाकई कोई पार्टिकल है फंडामेंटल। जो न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ हुआ कि आपको देखें यहाँ बेरिलियम था, उस पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता था। अल्फा पार्टिकल हमारे पास हीलियम 4 यानी हीलियम का मैस 4 और 2 का प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर, जब वो इसे स्ट्राइक करता है तो आपको कार्बन मिलता है और साथ में न्यूट्रॉन मिलता है। तो आप देखें कार्बन का पार्टिकल, तो यहाँ आपको कार्बन दिख रहा है और साथ में यहाँ जो रेडिएशन रिलीज हो रही है वो न्यूट्रॉन, और उसी न्यूट्रॉन को हम असल में डिस्कवर करना चाह रहे थे, हमने किया और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चाह रहे थे। तो पैराफिन पे स्ट्राइक करवाया, प्रोटॉन निकला, तो ये हमें कंक्लूजन मिला कि वाकई ही कोई ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद है एटम के अंदर जो न्यूट्रल है और जो न्यूक्लियस में ही मौजूद है। फिर बाद में हमें यही पता चला कि वो न्यूक्लियस का हिस्सा है, क्योंकि वहीं वो मैस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और सारा मैस कहाँ होता है हमारे पास, रदरफोर्ड ने ऑलरेडी बता दिया था कि सारा मैस कंसंट्रेट होता है स्मॉल रीजन में, जहाँ से असल में जब अल्फा पार्टिकल उसे स्ट्राइक करते हैं तो अल्फा पार्टिकल वापस डिफ्लेक्ट होते हैं। ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था, लेकिन रदरफोर्ड को न्यूट्रॉन का पता नहीं था कि न्यूट्रॉन होता है, वरना वो बता देता कि न्यूट्रॉन की पोजिशनिंग वही न्यूक्लियस में है। तो जब ये हुआ तब बोहर आया और उसने उसकी पोजिशनिंग भी बता दी आपको। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, जो हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ऑलमोस्ट आज का।
तो प्रॉपर्टीज़ में मैंने ऑलरेडी आपको प्रोटॉन में बता दिया था कि प्रोटॉन के केस में जब मैं प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहा था कि न्यूट्रॉन की आयनाइजेशन की एबिलिटी बहुत कम होगी, है ही नहीं, निग्लिजिबल है, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं है। तो जब कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब ये खुद आयनाइज नहीं कर सकता। तो सबसे कम आयनाइजेशन की पावर किसके पास है? न्यूट्रॉन की। तो इससे भी हमें एक क्लू मिला कि वाकई ये जो रेज हैं ये न्यूट्रल रेज हैं और इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये आयनाइज नहीं कर सकता। जो दूसरा क्लू हमें मिला कि इसकी पेनिट्रेशन की पावर बहुत ज़्यादा हाई है और इसका मैस 1839 टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो ये भी क्लू पता चला कि प्रोटॉन तो नहीं है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, ये आयनाइज भी नहीं कर सकता। ये हाई पावर है प्रोटॉन से पेनिट्रेशन की, इसका मतलब मैस इसका इवन प्रोटॉन से भी हाई है। तो इसने भी हमारा फंडामेंटल नेचर ऑफ न्यूट्रॉन को और ज़्यादा एलिब्रेट कराया और प्रूव करवाया कि वाकई ये फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है। और नो इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीसरा प्रूफ कि जब आप इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करते थे तो यहाँ से हमें इसकी प्रॉपर्टी का पता चला कि वाकई ना इलेक्ट्रिक फील्ड इसे इफेक्ट कर रही है ना मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कर रही है, तो ये न्यूट्रल है। इसी तरह अब ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस करने के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि जो पॉइंट मैं कहता था कि न्यूट्रॉन इम्प्योर है, ये फर्दर स्प्लिट हो सकता है, यहाँ ये प्रूफ हो रहा है कि न्यूट्रॉन डिके होता है। न्यूट्रॉन जब डिके हो रहा होता है यानी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान न्यूट्रॉन्स टूटते हैं तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में टूटता है। यहाँ मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, आप देखिए कि एक न्यूट्रॉन जब टूटता है आपको प्रोटॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है और न्यूट्रिनो मिलता है। न्यूट्रिनो आप कहें कि ये रेज हैं असल में, क्योंकि ना इसका मैस होता है ना चार्ज होता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत वेव और मतलब ये पार्टिकल और वेव के बीच में मूवमेंट कर रहा होता है, तो आप इसे आसानी से डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट मैसलेस है। यहाँ आपको कैसे बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, देखिए प्रोटॉन पे +1 चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज, ओवरऑल +1 -1 बैलेंस तो 0, और ऊपर प्रोटॉन पे एक मैस था तो वही मैस ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन का। और आज हमें पता चलता है कि प्रोटॉन का मैस 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है या 1837 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन का मैस 1839 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन है, तो ऑलमोस्ट बराबर है, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का गैप है। तो यहाँ से ये भी पॉइंट मिलता है कि प्रोटॉन से थोड़ा बहुत हैवी है न्यूट्रॉन, और ये भी पॉइंट मिलता है कि न्यूट्रल है, क्योंकि जब ये स्प्लिट होता है तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अपने चार्ज की वजह से इसे बैलेंस आउट कर देते हैं। जो इसकी डिस्कवरी से हमें फ़ायदा मिला क्योंकि इनको यूज़ किया गया न्यूक्लियर रिएक्शंस में। और जे थॉमसन ये जेम्स चैडविक के बारे में ये भी बता दूं कि अमेरिकन जो एटॉमिक बॉम्ब था उसमें भी जेम्स चैडविक का हाथ था एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, क्योंकि उसने स्लो न्यूट्रॉन्स को जो उसने डिटेक्ट कर लिए थे और बता दिए थे, उसने इन स्लो न्यूट्रॉन्स को उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करवाया था। तो बड़े बड़े लोग हैं, सलाम और सल्यूट करना चाहिए, तालियां बजाइएगा वहाँ बैठे हुए कि इतने बड़े लोगों के साथ आपका वास्ता है। लेकिन आप भी कुछ एफर्ट कीजिए, मोटिवेट हुइए, ताकि हम भी कहीं नई डिस्कवरियाँ करते रहें। When neutrons are used as a projectile, they can carry out nuclear reactions। ये वही पॉइंट है कि जो जेम्स चैडविक ने यूज़ किया कि अगर आप न्यूट्रॉन्स को यूज़ करें तो आप न्यूक्लियर रिएक्शंस में उसे प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और आप रिएक्शंस करवा सकते हैं इससे, न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये एक रिएक्शन है कि आप आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी आपने पढ़ी थी फिजिक्स में 10th में, आपको याद होगा कि न्यूट्रॉन पे वो नाइट्रोजन पे वो स्ट्राइक करवाते थे न्यूट्रॉन को, और नाइट्रोजन एक एलिमेंट पूरा का पूरा एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुका होता था। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस वही रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक एटम पूरी की पूरी आइडेंटिटी लूज कर देता है और किसी और एटम में कन्वर्ट हो जाता है। एक होते हैं आपके केमिकल रिएक्शंस। अभी तक जब आप पढ़ते थे केमिस्ट्री में वो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे होते थे जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन या लूज या गेन कर रहा होता था आयनिक बॉन्ड में, या शेयरिंग हो रही होती थी, तो उसको हम कहते थे ये जनरली लॉस या गेन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो आपके पास केमिकल रिएक्शन थे, उसमें कभी भी एक एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता था। अगर आपके पास रिएक्टेंट की तरफ नाइट्रोजन हो तो आपके पास प्रोडक्ट की तरफ भी नाइट्रोजन ही होगा। एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा या एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ आपको रिएक्टेंट में नाइट्रोजन मिल रहा है लेकिन प्रोडक्ट में आपके पास नाइट्रोजन है ही नहीं, इसकी वजह ये कि न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और एटम में, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, और वहाँ कौन इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर रिएक्शन इज ड्यू टू न्यूक्लियस, ये आपको पता होना चाहिए। और खासतौर पर न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बीटा रेस की एमिशन या एब्जॉर्प्शन दिखेगी, जबकि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन आपको दिखाई देंगे या शेयरिंग दिखाई देंगे। तो इसको कहते हैं ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी थी। क्यों आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है? क्योंकि नाइट्रोजन खुद स्टेबल था, आपने न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाया, प्रोजेक्ट करवाया उस पर और उससे किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया, वरना नाइट्रोजन 14 खुद स्टेबल है। आपने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ी है, जैसे यूरेनियम था, जैसे पोलोनियम अभी हमने पीछे यूज़ किया, तो वो नेचुरल रेडियो एक्टिव है, वो खुद रेडिएशन रिलीज कर रहे होते हैं। तो जो नेचुरली रेडिएशन रिलीज करते हैं उन न्यूक्लियर कंपाउंड्स को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल
रेडियो एक्टिविटी, और जब आप किसी अनस्टेबल को किसी स्टेबल को आप अनस्टेबल बना रहे होते हैं बाय रेडियो एक्टिविटी, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। स्पीड थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सारी डिस्कशन कर ली है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ये जो लास्ट रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मैं उस नेचर को प्रूव करूंगा कि बाकी न्यूट्रॉन स्प्लिट होकर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में जाता है। तो इस पे ज़रा फोकस कीजिए कि जब आपके स्लो मूविंग न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉपर है आपके पास, जब ये न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है कॉपर को, जिसका मैस 65 और 29 है, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जब ये इसे स्ट्राइक करता है तो कॉपर 65 स्टेबल फॉर्म में था, वो उसे अनस्टेबल फॉर्म में ले जाता है कॉपर 66 और 29 में। कॉपर 66 और 29 में आप देखें इसका मैस चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ। अब ये अनस्टेबल न्यूक्लिया अपनी रेडिएशन रिलीज करता जाता है, गैमा रेडिएशन, लेकिन गैमा रेडिएशन की वजह से कोई मैस में कमी नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको कहा था गैमा रेडिएशन मैसलेस है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है ऑलमोस्ट, क्योंकि गैमा रेडिएशन रदरफोर्ड ने डिस्कवर की हुई थी। स्टार्टिंग में जो मैं डिस्कशन कर रहा था न्यूट्रॉन की, तो आपको इतना बहुत एटलीस्ट याद हो गया होगा गैमा रेडिएशन के बारे में। ये जो कॉपर 6629 है ये अनस्टेबल है। दुनिया में हर चीज़ जब अनस्टेबल होती है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो लास्ट पॉइंट को फोकस कीजिए, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज इस रिएक्शन से रिलेटेड आए होते हैं। आपने फिजिक्स में 10th में पढ़ा था, लेकिन आपको याद नहीं था क्योंकि कंसेप्ट वहाँ शायद इतना नहीं समझाया गया। 66 कॉपर का मैस है और आपको एक नए एलिमेंट जिंक में कन्वर्ट होता हुआ अभी उसका भी मैस 66 ही दिख रहा है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। तो कैसे ये चेंजेस आती हैं इस पे फोकस कीजिए और यहाँ इस रिएक्शन को देखिए कि न्यूट्रॉन जब टूटता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो देता है, और कॉपर 66 में कुछ ऐसा ही फिनोमेना होता है कि उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन स्प्लिट हो जाता है। न्यूट्रॉन आपको एक प्रोटॉन देता है, तो प्रोटॉन देगा तो न्यूट्रॉन चले 65 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन चूंकि प्रोटॉन दिया तो नीचे 29 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 में। और जब एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है तो वो एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुका होता है। और एटॉमिक नंबर अगर 30 हो गया है, वो 65 था, तो 65 में आप 65 में जो एक प्रोटॉन ऐड हुआ है, वो प्रोटॉन ना सिर्फ नीचे ऐड हुआ होगा बल्कि ऊपर मैस में भी ऐड हुआ होगा, क्योंकि मैस नंबर आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन की कमी से हमारे मैस पे कोई कमी नहीं आई, क्योंकि न्यूट्रॉन की कमी से हमें प्रोटॉन मिला था और उस प्रोटॉन ने ही मैस में कंट्रीब्यूट करवा दिया, और वो मैस 66 बना चुका, और प्रोटॉन नंबर को भी यानी एटॉमिक नंबर को 30 रहने दिया, यानी 29 से 30। तो आपका एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गया, आपका एलिमेंट भी चेंज हो गया, कॉपर जिंक में भी कन्वर्ट हो गया, और आपका मैस नंबर भी कांस्टेंट रहा, और आपका ओवरऑल जो चार्ज का इफेक्ट था वो भी नॉर्मल ही रहा, क्योंकि आपके पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ ऐड हुआ था और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ। तो ओवरऑल इक्वेशन आपके पास बैलेंस होगी, क्योंकि ये माइनस उस प्लस के साथ ओवरऑल क्या हो चुका होगा, कैंसिल। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड बैलेंस होंगे, और न्यूट्रिनो थोड़े बहुत निकले होंगे जो ऑलमोस्ट मैसलेस है, जिसको हमने दिखाया नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, और यहाँ एक और पॉइंट भी बताऊँ कि वो आपने आइसोटोप्स एक टर्म पढ़ा था। आइसोटोप में आप कहते थे कि एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है। जैसे आपने प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम पढ़ा था, तो प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर तो 1 था लेकिन मैस नंबर 1, 2, 3 था। उनको कहते थे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स उसे कहते हैं जिसके एटॉमिक, वो एलिमेंट के एटम जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मैस नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। यहाँ आपको कॉपर और जिंक मिल रहे हैं जिनके एटॉमिक मैसेज सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इनको हम कहते हैं, ये एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। तो आइसोबार्स किन्हें कहते हैं, वो दो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स जिनके एटॉमिक मैसेज सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोबार। तो ये लफ्ज़ भी आप याद रखिए, क्योंकि आपके फिजिक्स में आएगा, सेकंड ईयर में आपके नस्ट और नम्स और इनके टेस्टों के लिए भी आएगा। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर के अलावा देख रहे हैं उनके नम्स और नस्ट के टेस्ट के लिए बात कर रहा हूँ। और यहाँ मैंने ये भी प्रूव किया कि न्यूट्रॉन यहाँ डिके हुआ है। न्यूट्रॉन ने मैस में भी एडिशन करवाई प्रोटॉन की, और उसी प्रोटॉन ने मैस में जिंक की भी एडिशन, मतलब जिंक के मैस में भी अपने आप को ऐड करवाया, और प्रोटॉन में भी एटॉमिक नंबर भी अपने आप को ऐड करवाया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि न्यूट्रॉन डिके भी होता है। न्यूट्रॉन का मैस ज़्यादा है थोड़ा बहुत प्रोटॉन से, क्योंकि उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है और न्यूट्रिनो भी निकल रहे हैं। यही था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने असल में प्रूव करना था कि हमारे 2 फंडामेंटल पार्टिकल, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और आपने मुझे लास्ट में यही बताना है कि न्यूट्रॉन का चार्ज टू मैस रेशो कितना होगा, क्योंकि हमने प्रोटॉन का चार्ज टू मैस रेशो बताया, और आपने मुझे बताना है कि न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।